नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बित श्रीवास्तव और ये 8 PM शो। देखिए, हम बात कर रहे थे झालावाड़ की। बीते कुछ दिनों से झालावाड़ में जो स्कूल गिरा उसकी, लेकिन आज बात करेंगे नरेश मीणा की। एक बार फिर नरेश मीणा के मामले में अपडेट तो फिलहाल कुछ नहीं है, वो जेल में बंद है। 8 अगस्त को उनकी ज़मानत होगी। लेकिन हाँ, नरेश मीणा के मामले में अपडेट ये है कि जो सहयोगी आप मेरे बगल में बैठे हुए देख रहे हैं, इन्होंने आज प्रहलाद गुंजन जी का इंटरव्यू किया। अब इंटरव्यू में जब इन्होंने सवाल किया नरेश मीणा के बारे में, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो एक बयान आप सुन लीजिए और उसके बाद फिर, क्योंकि इन्होंने इंटरव्यू किया तो इन्हीं से बाकी कुछ जानेंगे कि क्या क्या बोले वो और अब उसके क्या क्या मायने निकलेंगे और क्या कुछ होगा राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में। तो वो अब इस बयान के जरिए समझेंगे। पहले सुनिए ये बयान। देखिए, इस पर मैं ज़्यादा बयान नहीं दे सकता। किसको पार्टी में लेना है, किसको नहीं लेना है, ये पार्टी की गवर्निंग काउंसिल का इंडिपेंडेंट फैसला होता है। इस पर मैं क्या राय दूंगा, बीजेपी किसके बारे में क्या सोचती है, कांग्रेस किसके बारे में क्या सोचती है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, नरेश ने पार्लियामेंट में उस समय मेरी मदद की जब मैं देश की एक प्रतिष्ठापूर्ण लड़ाई लड़ रहा था। और जी आपने कहा कि मैंने बैक किया, बैक नहीं किया। मेरा उनियारा में क्लेम ही क्या बनता था। मैं चाहता था कि एक नौजवान उभरता हुआ असेंबली में जाए, इसलिए मैंने उनियारा के लिए उसकी पैरवी की थी कांग्रेस। और जब टिकट नहीं मिला तो मैंने उससे मना किया था, आप चुनाव मत लड़िए। सार्वजनिक रूप से मना किया था जवाहर सर्किल की बैठक में। और उसने मुझसे कमिटमेंट भी किया था मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन फिर बाद में किस भाव में उसने चुनाव लड़ लिया ये तो वही बता पाएगा। और चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ते ही उससे दूसरे रोज जेल चला गया। और जेल से आने के बाद कि वो एक बार उसने कहा मैं छूट गया हूँ, टेलीफोनिक बातचीत पर उसके बाद मिला भी नहीं। मिलता तो मैं उससे चर्चा करता और उससे जो मुझे उसके हित में उचित लगता उसको सलाह देता। लेकिन अब वो इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी से चल रहा है, तो मैं तो उसको शुभकामनाएं दूंगा कि ईश्वर उसको उसके मकसद में कामयाब करे। बस इतना ही कह सकता हूँ नरेश के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो देखिए, जब नरेश मीणा 14-13 नवंबर को जेल गए थे, उसके बाद से प्रहलाद गुंजन शायद ही वो कभी किसी मंच पर ऐसा रहा हो जब उन्होंने नरेश मीणा के समर्थन में बात ना कही हो, नरेश मीणा के रिहा कराने का पक्ष ना रखा हो या फिर उनके आंदोलन के लिए बात ना करी हो। लेकिन जब नरेश मीणा जेल से बाहर आए तो अब प्रहलाद गुंजन जी का कहना है कि वो सिर्फ एक बार उनसे, वो भी सिर्फ बातचीत हुई, मुलाकात वो भी नहीं हुई। अब बाकी उन्होंने क्या कुछ कहा कि कांग्रेस में वापसी को लेकर सब कुछ आपने सुना। तो अब सीधे सहयोगी से ही बात करते हैं। जी, ये आज सुबह ही हमने प्रहलाद गुंजन जी से बात की। हालांकि ये बातचीत हमारी कल होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से वो फंस गए थे, तो आज सुबह ये बातचीत हो पाई। अब जब बातचीत में नरेश मीणा को लेकर हमने सवाल किया उनसे, तो सबसे पहले तो आपने अभी जो बाइट सुनी उसमें भी आपने सुना होगा कि वो ज़्यादा कुछ बोलने को नरेश मीणा को तैयार नहीं है। और उनका जो लहजा है वो बाकी नेताओं के लिए थोड़ा अलग नज़र आ रहा था और नरेश मीणा को लेकर थोड़ा अलग नज़र आ रहा था। और इसी इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी कि नरेश मीणा जब जेल से बाहर आए, ज़मानत पर बाहर आए वो, तो उन्होंने सिर्फ एक टेलीफोनिक कॉल किया। जबकि जिस तरह से प्रहलाद गुंजन ने उनके लिए आवाज़ उठाई थी, खुलकर कांग्रेसी नेताओं के सामने, चाहे वो भाया का मंच हो, उन्होंने सामने के सामने कहा था। हर सभा में कहा उन्होंने, महापंचायत की, आंदोलन करने की जो है उन्होंने बात की, घेराव करने की बात की, हर तरह से उन्होंने आवाज़ उठाई। लेकिन उस तरह से हालांकि नरेश मीणा ने उनका शुक्रिया अदा किया जैसे ही वो जेल से बाहर आए थे 13 जुलाई के बाद, लेकिन वो उनसे मिलने नहीं गए। जबकि टेलीफोनिक कॉल पर जो प्रहलाद गुंजन की नरेश मीणा से बात हुई तो उन्होंने उनको बताया कि मैं जेल से बाहर आ गया हूँ। प्रहलाद गुंजन ने जवाब दिया कि ठीक है, तो अच्छी बात है, आओ और आओ कोटा आओ, मिलो और उसके बाद आगे की रणनीति तय करते। क्योंकि जिस तरह से प्रहलाद गुंजन से आज हमारी बातचीत हुई, उनकी बातचीत से बिल्कुल ये साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपना पल्ला पूरी तरह से अब नरेश मीणा से झाड़ लिया है। यानी कि अब नरेश मीणा के सर पर जो गुंजल का हाथ था वो अब आगे नहीं रहेगा। क्योंकि हमने इसमें एक और सवाल किया था कि जिस तरह से नरेश मीणा ने ऐलान किया कि वो अंततः से उपचुनाव जब होगा तो उसमें वो दावेदारी पेश करेंगे, लेकिन तब भी उसको लेकर उन्होंने कहा कि देखिए, राजस्थान की परिपाटी हमेशा ऐसी रही है कि दो पार्टियों के बीच यहाँ पे प्रतिस्पर्धा देखी जाती है, हमेशा से ही, लगभग मान के चलिए पिछले 30 सालों से। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो मैं ये तो मैं कई मौक़ों पर कह चुका हूँ, चाहे घनश्याम तिवारी रहे हों, चाहे किरोलाल मीणा रहे हों, चाहे हनुमान बेनीवाल रहे हों, या फिर राजकुमार राउत अभी, क्योंकि उनका पहला ही टर्म है जब उनके 3 विधायक 4 विधायक जीते हैं। राजस्थान का इतिहास रहा है।
राजस्थान में अगर तीसरे मोर्चे पर कोई बड़ी पार्टी बन के उभरी है, सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी ने विधायक जीते हैं तो वो आपकी बीएसपी, जिसने 2 बार मैक्सिमम 6 विधायक जीते हैं। इसके अलावा किसी तीसरे दल से कहीं ज़्यादा विधायक जो है वो निर्दलीय जीतते हैं। हर बार आप देखो तो 10 से ज़्यादा विधायक जो है निर्दलीय जीत जाते हैं, लेकिन जो तीसरी पार्टी है वो अभी तक मतलब पिछले 30-40 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, राजस्थान में कोई फुलफिल नहीं हुआ। लेकिन अखिल, मेरा एक सवाल यहाँ पे ये है, जैसे आपने कहा कि वो उनसे अलग हो गए, वो मतलब अब उनका साथ शायद वो ना दें, लेकिन एक बात ये कि देखिए, जब नरेश मीणा ने जन क्रांति यात्रा की शुरुआत करी थी तब हम सब लोग भी जब डिस्कस कर रहे थे तो यही चर्चा चल रही थी कि क्या वहाँ पे प्रहलाद गुंजन आएंगे। एक बड़ा सवाल ये था जी, क्योंकि भाई जिस तरीके से वो नरेश मीणा हमेशा उनकी बात रखते थे, जिस तरीके से प्रहलाद गुंजन ने जेल में रहने के दौरान बात रखी थी, तो एक ये था कि भाई क्या वो आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो हम लोगों को लग रहा था कि शायद हो सकता है वो जब कोटा यात्रा पहुँचे तो वहाँ शामिल हों या फिर उन लोग के बीच बातचीत हुई हो। अब इस बयान से तो ये साफ जाहिर हो गया कि नरेश मीणा ने अपनी यात्रा को लेकर उनसे कोई बातचीत नहीं करी, बिल्कुल, यानी उनके सामने कोई अपना नहीं रखा कि हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। तो कहीं ना, तो अब एक आस ये थी कि हो सकता है नरेश मीणा की कांग्रेस में वापसी हो जाए, अंता चुनाव में शायद कांग्रेस उनको टिकट दे दे, तो क्या इसको पूर्ण विराम माना जाए, या फिर नरेश मीणा, क्योंकि देखिए कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं, अशोक गहलोत, डोडासरा, सचिन पायलट, अब प्रहलाद गुंजन का भी बयान आपने बातचीत करी, किसी ने भी हमलावर रुख नहीं रखा नरेश मीणा पर। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस के नेताओं में अभी भी नरेश मीणा को लेकर है। क्या नरेश मीणा का मतलब जाएंगे उधर, या फिर वो अब जिस अपने एग्रेशन के साथ निकल चुके हैं कि नहीं भाई एकला चलो वाली परिपाटी अपनाएंगे, और उन्हें लगता है कि जैसे वो आपका रविंद्र सिंह भाटी हों या फिर राजकुमार राउत हों या फिर हनुमान बेनीवाल हों, उनकी तरह एकला चलो वाली नीति अपनाएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, प्रहलाद गुंजल तो शुरू से चाहते ही है कि वो कांग्रेस में रहकर लड़े, क्योंकि जब देवली उनियारा उपचुनाव की बात आई थी और उन्हें टिकट नहीं मिला था तो उन्होंने निर्दलीय लड़ने से बिल्कुल साफ मना किया था। उन्हें सलाह दी थी कि आप निर्दलीय अभी ना लड़े। तो उनका कहना मतलब यही था कि आगे वो उनके लिए मेहनत करेंगे और आगे उनको टिकट ज़रूर मिलेगा पार्टी से। लेकिन उन्होंने अपने बयान में खुद कहा कि फिर पता नहीं क्या हुआ, किससे मिले, किसकी सलाह ली, और उन्होंने वो निर्दलीय चुनाव में वहाँ पर अपनी दावेदारी पेश कर दी और वो चुनाव लड़े, जिसके बाद वो जेल चले गए। लेकिन अब अंता की जैसे बातें, उन्होंने अपने समर्थन की बात कर ली। अब जिस तरह आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो देखिए कांग्रेस में लगभग सिर्फ अकेले प्रहलाद गुंजल नहीं है जो नरेश मीणा को चाहते हैं कि कांग्रेस में आए। इनके साथ साथ प्रताप सिंह खाचरियावास है और भी इस तरह के कई नेता हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास, सिर्फ अगर 2 नेताओं को छोड़ दिया जाए जिनकी मुखालफत खुद नरेश मीणा ने नाम लेकर की है, हरीश चौधरी, मुरारी लाल मीणा, हरीश मीणा और मुरारी लाल मीणा, हरीश मीणा और मुरारी लाल मीणा जी, इन 2 नेताओं को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा बाकी मुझे नहीं लगता। देखिए, सचिन पायलट का आपने बयान भी सुनाया था, हमने अपने पेज पर भी दिखाया था कि सचिन पायलट ने भी अब तक कोई ऐसा नेगेटिव बयान नरेश मीणा को लेकर, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना होगा, हरीश मीणा, नरेश मीणा, हरीश मीणा, मुरारी लाल मीणा पायलट खेमे के नेता हैं जी, ठीक है, बड़े नेता हैं, सांसद, दोनों सांसद हैं। अब उनका आरोप प्रबोध जैन भाया और गोविंद सिंह डोडासरा पर भी है, जो कि गहलोत खेमे के नेता हैं। तो आपने पायलट गुट के नेताओं को भी निशाने पर रखा है, गहलोत गुट के भी नेताओं को निशाने पर रखा है, तो आपकी बात बनेगी कहाँ पे से? तो यही तो प्रहलाद गुंजल कह रहे हैं ना, आप समझिए। देखिए, उनके इस बयान से आप इसी लाइन को समझिए कि वो यही लाइन नरेश मीणा को समझाना चाह रहे हैं। और आज तो उन्होंने खुलकर कहा, हो सकता है इससे पहले उन्होंने कई बार उन्होंने बातचीत की और खुले अल्फाजों में समझाया कि जो लाइन अभी नरेश मीणा जिस लाइन पर चल रहे हैं कि आप हर नेता की मुखालफत नहीं कर सकते, हर गुट की मुखालफत नहीं कर सकते। अब देखिए, जब हमने आज प्रहलाद गुंजल से एक सवाल पूछा कि बेहतर पूर्व मुख्यमंत्री कौन, अशोक गहलोत या फिर वसुंधरा राजे, उन्होंने बड़ा सधा हुआ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं कांग्रेस में हूं तो अशोक गहलोत तो है ही है, लेकिन वसुंधरा राजे भी एक सम्मानजनक नेता है और मैं उनका सम्मान करता हूं। वो तो उन्होंने किसी को भी नकारा नहीं जी। तो इसी लाइन को वो चाहते हैं कि नरेश मीणा भी लेकर चलो। और यही बात जो कि अभी अपने बयान में भी कही कि उन्होंने भी नाम लेकर, चाहे वो घनश्याम तिवारी हो, करोड़ी लाल मीणा हो, हनुमान बेनीवाल हो, उन्होंने अपनी भी उन्होंने बात की, क्योंकि वो भी खुद पार्टी उन्होंने बनाई थी पर उन्हें भी ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई। तो वो भी यही कहना चाहते हैं कि पार्टी में रहकर वो काम करे, चाहे फिर वो इस
पाले में हो या फिर उस पाले में, क्योंकि बीजेपी को लेकर भी आप देखिए नरेश मीणा के बयान से समझिए किस तरह वो मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे थे और बाकी नेताओं की बात कर रहे थे, और उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा के लिए भी कुछ ऐसा गलत नहीं कहा। हालांकि उन्होंने विश्वासघात की बात कही, लेकिन अम्बेश जी विश्वासघात भी वहीं होता है जहां विश्वास किया जाता है। तो किरोड़ीलाल मीणा, क्योंकि इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, जिस तरह के उनके बयान आए कि मैं मंत्रालय छोड़ दूंगा, मंत्री पद छोड़ दूंगा, लेकिन फिर उनको खैर मना लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे किरोड़ीलाल मीणा के ये ऑल्टरनेट हो सकते। तो हो सकता है कि इनसिक्योरिटी वाली चीज़ किरोड़ीलाल मीणा को हो, लेकिन अगर नरेश मीणा बीजेपी में आते तो उनको बीजेपी में भी कहा जा रहा था कि उनको टिकट मिलते मिलते रहेगा, किरोड़ीलाल मीणा ने रोका था, उसी को लेके वो बयान अब दे भी रहे हैं। और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात एक चीज़ ये समझनी होगी नरेश मीणा को। देखिए राजस्थान में क्योंकि कास्टिज्म बड़ा मायने रखता है, गुज्जर, मीणा, जाट, राजपूत, ब्राह्मण। आप देखिए जाट और गुज्जर तो कम से कम 18%, 15% या इससे ज़्यादा की कास्ट हैं। बाकी चीज़ें अगर 4%, 5%, 6% भी हैं, लेकिन उनका वोटिंग जो वो जिस तरफ रुख कर जाती हैं ये कास्ट, वहाँ पे बड़ा मतलब वो पार्टी के लिए फायदेमंद होता है या फिर नुकसानदेह साबित हो जाता है। अब शायद इसीलिए कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टियां ना अपने क्षेत्र में, मतलब अपनी राजस्थान की प्रदेश की पॉलिटिक्स में बड़ा महत्व देती हैं कि भाई जाट नेता कौन, गुजर नेता, किसको मुख्यमंत्री बनाना, किसको मंत्री बनाना। देखिए जब सचिन पायलट को 2018 में मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उसका नतीजा ये रहा कि आप 2019 में लोकसभा की सारी सीटें हार गए। चलिए उसको मोदी मैजिक का नाम दिया गया, कांग्रेस के अंदर से भी आवाज़ आई कि हाँ भाई मोदी मैजिक था इसलिए जीत गए। 2023 में आप विधानसभा चुनाव भी हार गए, क्योंकि वहाँ पे भी क्लियर नहीं था कि सचिन पायलट चेहरा बनेंगे कि नहीं बनेंगे, चुनाव हार गए। लेकिन हाँ, जब उसके बाद आपने सचिन पायलट को पार्टी में एक स्थान दिया, उनको प्रभार दिए, तो देखिए 2024 में जी आप लोकसभा की 8 सीटें जीते हैं, कांग्रेस जीती है, जिसमें से 4 सीटें गुजर बाहुल इलाके की हैं। यानी गुजर जब आए, उसने जाना कि हाँ कांग्रेस में उनके नेता को एक स्थान मिला है, तो वो जब एक साथ आए तो देखिए उसका फर्क लोकसभा से, मैं विधानसभा नहीं लोकसभा सीट में कितना फर्क पड़ा कि 4 लोकसभा की सीटें कांग्रेस के खाते में गई। अब नरेश मीणा का अभी हालिया में मैं देख रहा था कि उन्होंने एक गुजर समुदाय पे लेकर कोई कटाक्ष कर दिया, भले ही वो इनके प्रहलाद गुंजन जी के समर्थन में ही था, लेकिन देखिए जिस नेता के समर्थन में आपने ये बात कही, प्रहलाद गुंजन जी के समर्थन में ही आपने वो बात कही, लेकिन वही नेता अब आपसे कन्नी काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे शब्दों का यूज किया जिसके लिए आपके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। और मैं देखिए बहुत लोग हनुमान बेनीवाल के समर्थक होंगे, लेकिन मैं हनुमान बेनीवाल का समर्थक कभी इसलिए नहीं रहा, और इस चीज़ का नहीं रहा क्योंकि उनकी बयानबाजी कई बार जिसको कहा जाए ना ओछी तरीके से कर देना, ठीक है। तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे रही हो या अशोक गहलोत रहे, कई बार वो ऐसे ऐसे कटाक्ष उन्होंने किए हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल के लिए भी कि मैं उनको, हाँ मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल के लिए, कि मैं उनको मैं मतलब अपने मुंह से ऑन स्क्रीन उनको नहीं बोल सकता जी। तो और देखिए उनका क्या हुआ कि आप 18 में 3 विधायक आपके जीते, आप एक युवा आपके साथ जुड़ा, ठीक है। बाड़मेर से लेकर नागौर तक आपकी एक अच्छी पहचान बनी, बाड़मेर में आपकी बहुत अच्छी पहचान बनी। आप जो बाड़मेर में आज कांग्रेस के सांसद हैं वो कौन है? वो आपके ही नेता हैं जी, बिल्कुल। चुनाव से 3 महीने पहले गए, तो कहीं ना कहीं ठीक है उनको कांग्रेस का समर्थन मिला। अगर कांग्रेस वहां पे जीतने का दम रखती तो पिछली 2 बार से क्यों नहीं जीत पाई? 2.5 3 लाख वोट से चुनाव हारी है कांग्रेस वहां पे। लेकिन इस बार क्या हुआ? तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ कांग्रेस का ही वोट था, वो आरएलपी का वोट, वो उमेदाराम बेनीवाल का अपना कमाया हुआ वोट भी था। अगर कांग्रेस का क्रेडिट लेना चाहती है तो कांग्रेस को उसका क्रेडिट नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हनुमान बेनीवाल ने अच्छी बनाई, लेकिन सिर्फ एक बयानबाजी के स्तर को लेकर कहीं ना कहीं जो एक तबका है वो हनुमान बेनीवाल से कन्नी काटता है। अब वो नरेश मीणा, देखिए आप इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण समझिए राजकुमार राउत का। राजकुमार राउत बीटीपी में थे, विधायक बनते हैं 2018 में, गहलोत सरकार का समर्थन करते हैं, उस वक्त उनके पास 2 विधायक थे। उसके बाद पार्टी टूटती है 2023 में, वो अपनी पार्टी बनाते हैं, उनके 3 विधायक जीतते हैं, वो सरकार में पहुंचते हैं। और देखिए वो खुद भी 23 में उनके 3 विधायक जीते हैं, 24 में वो अब सांसद बनते हैं बिना किसी के समर्थन के। अगर कोई ये कहे कि कांग्रेस ने उनको आज ठीक है कांग्रेस कहती है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है राजकुमार राउत, लेकिन आपको बता दूं लास्ट मोमेंट तक
कांग्रेस ने उनके लिए कोई प्रचार नहीं किया है, अपना कैंडिडेट तक उतार दिया अपना उन्होंने उनके बागी दौरा हो, चाहे वो बांसवाड़ा तो ये देखिए, तो ये राजकुमार राउत ने अपनी पहचान बनाई। अब तक आप उनके मुंह से, जब से वो सियासत कर रहे हैं 2018 से मैं उनको देख रहा हूं, किसी भी नेता के लिए आप शब्द तो छोड़िए, मतलब ऐसा शब्द नहीं उनके मुंह से सुनेंगे जो आपको भीप करना पड़े या जो आपको कट करना पड़े। और उसका नतीजा मेरे ख्याल से कि वो अपने दम पे सांसद बने। आज उनकी पार्टी के पास चार विधायक हैं, ठीक है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो अपना कुनबा और बढ़ाएंगे। जिस तरीके से वो अपने काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं हर मंच पर, वो बढ़ेगा। तो अब नरेश मीणा को, चलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अलग पार्टी बनाएं, आपके साथ वो हो, तो आपको अपनी जुबानी स्तर को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि हर किसी को, देखिए प्रहलाद गुंजन ने भाई कहा, हर किसी को आप निशाने पे नहीं रख सकते। आप निशाने पे रखेंगे क्योंकि हर नेता की अपनी एक फैन फॉलोइंग राजस्थान में है। सतीश पुनिया भले ही आज चुनाव हार गए अपना विधानसभा का, राजेंद्र सिंह राठौर भले ही चुनाव हार गए, लेकिन राजेंद्र सिंह राठौर और सतीश पुनिया ऐसे नेता हैं कि जिस गली से निकलेंगे ना, 500 लोग अपने आप आके खड़े हो जाएंगे, उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ इस गली से राजेंद्र सिंह राठौर और सतीश पुनिया गुजर रहे हैं। तो राजस्थान में ऐसे नेता, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, आप इन जैसे नेताओं पे, या प्रमोद जैन भाया पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं कि भाई उन्होंने भ्रष्टाचार किया, वो किया। भाई उसके लिए जांच एजेंसियां हैं ना। महेश जोशी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो जेल गए ना। प्रमोद जैन भाया के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा ना जी। आप एक दो, और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप दोनों गुटों को टारगेट कर रहे हैं। हरीश मीणा, मुरारी लाल मीणा पायलट गुट के हैं। अगर आप उन पे कहते हैं कि भाई उन्होंने 6 करोड़ रुपए लेके जो है टिकट दिया, तो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली किसको टारगेट कर रहे हैं? सचिन पायलट को कर रहे हैं जी। कि भाई ऐसा तो नहीं कि हरीश मीणा ने पैसा अपने पास रखा होगा, सचिन पायलट को इस चीज की इत्तला नहीं होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लगता है नरेश मीणा को। वो एक बात है ना, जैसे आपने कहा कि वो बड़े सही सदे शब्दों में बोला उन्होंने, तो परिपक्व जी नरेश, मतलब प्रहलाद गुंजन जी परिपक्व हैं, वो राजनीति को समझते हैं, किससे कैसी बात करनी, क्या देना। नरेश मीणा में शायद वही वो चाहते हैं कि नरेश मीणा को, ठीक है अच्छे लीडर हैं, उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है, लेकिन एक परिपक्वता जो आती है समय के साथ, वो शायद अभी नरेश मीणा में कहीं ना कहीं पॉलिटिकली तौर पे, मैं ये नहीं कहता कि वो भाई उनका बेटा है, वो उनकी घर परिवार संभाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि परिपक्व नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली, क्योंकि राजनीति में परिपक्व होना एक अलग चीज़ है। आप आम जीवन में कितने अच्छे हैं, कितने आप बढ़िया हैं, वो मायने नहीं रखता। राजनीति में बहुत सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं जब आप सियासत में कदम रखते हैं। अदरवाइज देखिए, आप 2 चुनाव लड़े, 12 का लड़े, देवली उनियारा का लड़े आपने, और आपको दोनों में हार करनी पड़ी। जबकि गोविंद सिंह डोटासरा का मुझे याद है बहुत अच्छे से बयान कि उनको इंतजार करना चाहिए था जब वो चुनाव लड़े थे यहाँ का छबड़ा का, तो उन्होंने कहा था कि उनको इंतजार करना चाहिए था, अभी काम करना चाहिए था, उनको नेक्स्ट टाइम छबड़ा में उनको मौका मैं देता, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं पहले भी जल्दबाजी कर दी, फिर आपने देवली उनियारा में कर दी, और अब आपने अंता को भी ताल ठोक के जो है कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर दी। मैं ये नहीं कहता कि आप हार जाओगे या कांग्रेस का कैंडिडेट जीत जाएगा। जहां तक है, अगर आप खड़े हो गए तो हो सकता है कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो जाए, लेकिन फायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा, क्योंकि दोनों जगह देखिए, चाहे वो अंता कराओ, चाहे वो छबड़ा कराओ, चाहे देवली उनियारा कराओ, दोनों जगह बेनिफिट किसको गया? बीजेपी को गया। तो नरेश मीणा को शायद ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है। खैर, बहुत वक्त हो गया, और आपको कुछ लास्ट कोट करना है? नहीं, बस अम्बेश जी यही कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ, अंता के लिए आपने जो बात कही उसमें एक चीज़ ये है कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना सर्वे पहले ही करा कर रखती है। अब उपचुनाव की जब बात आई है तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही वहाँ लगभग अपनी तैयारी अंदर खाने तो फिलहाल शुरू कर ही चुकी है। तो उनके जो सर्वेज है ये पर्दे के पीछे की खबर है, इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती कि उसमें कहीं ना कहीं नरेश मीणा दोनों ही पार्टियों के सर्वे में आगे बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए तो इंतज़ार करते हैं क्या कुछ होगा। और नरेश मीणा के लिए जिस तरीके से प्रहलाद गुंजन, शायद पहली बार उन्होंने इस तरीके के शब्दों का यूज़ किया है, मन में उनके शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि और अब नरेश मीणा के समर्थक अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो नरेश मीणा तक पहुंचाएं, शायद प्रहलाद गुंजन से वो बातचीत करें और एक मनमुटाव ख़त्म करें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए गुरु का
एक बड़े घर में, परिवार में बड़े का सहारा जिस तरीके से बहुत ज़रूरी होता है, मुझे लगता है नरेश मीणा को भी अभी बड़े नेताओं की ज़रूरत है। भले ही वो उनका झंडा ना उठाएं, उनका बैनर ना उठाएं, लेकिन बहुत कुछ ऐसे परिपक्व नेताओं से सीखने की ज़रूरत है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शुक्रिया, धन्यवाद।